Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Omnan Chemistry, and today we're going to start a new special lecture series for undergraduate and postgraduate students, which is quantum mechanics. So this will be the first YouTube video on this special lecture series, and today we're going to discuss about the dawn of quantum mechanics. Quantum mechanics कैसे शुरू हुआ, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. So before quantum mechanics there was classical mechanics, well established classical mechanics, जिसको हम लोग कॉमनली न्यूटनियन मैकेनिक्स ही बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन्स का जो लॉज ऑफ मोशन है उसके ऊपर ये क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है. तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स और जो न्यूटनियन मैकेनिक्स ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो फेनोमेनन होता है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो एज कम्पेयर टू लाइट, जिसका वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे काफ़ी कम है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसका वेलोसिटी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, तो तब ये क्लासिकल मैकेनिक्स उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का फेनोमेनन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. तो इसीलिए साइंस फ्रेटर्निटी ने फील किया कि एक दूसरा ब्रांच का ज़रूरत है जो कि स्पेशली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और उसका जो फेनोमेनन है उसको एक्सप्लेन कर सकते. सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जिसका एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स नहीं दे पा रहा था. उनमें से एक है ब्लैक बॉडी फेनोमेनन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सो ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप कोई भी रेडिएशन अगर उस पर इंसिडेंट करोगे तो वो सारा रेडिएशन वो सोक कर लेगा, और जब आप वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट जब आप हीट करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टेम्परेचर वो रेडिएशन इमिट करेगा. लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है उस डाटा को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो इस फेनोमेनन के ऊपर बहुत सारा काम हुआ, बहुत साइंटिस्ट ने काम किया. तो उनमें से एक साइंटिस्ट था द ग्रेट थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक. तो मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी के ऊपर काम करके एक थ्योरी डेवलप किया जिसको हम बाद में क्वांटम थ्योरी के नाम से हम लोग उसको जानेंगे. सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये जो रेडिएशन जो इमिट होता है वो हमेशा क्वांटाइज होता है ना. क्वांटाइजेशन मतलब क्या है? यहाँ पे आप देखिए, प्लैंक ने बोला है कि जो एनर्जी रिलीज होगा उसका वैल्यू होगा E = Nhν. यहाँ पर H क्या है? H है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 जूल/सेकेंड. न्यू है जो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रेडिएशन होगा उसका फ्रीक्वेंसी, और n है इंटीग्रल मल्टीपल, इसका वैल्यू होगा 1, 2, 3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके. और ये जो एनर्जी वैल्यू होगा ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा. ये कभी भी आपको 1.5, n = 1.5, 1.3 या फिर 2.4 ऐसे नहीं मिलेगा. इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट और क्वांटाइज. क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा डिस्क्रीट और क्वांटाइज थे. तो इसी तरह से मैक्स प्लैंक ने अपने ये हाइपोथेसिस के जरिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दिया, और इसी तरह से क्वांटम थ्योरी डेवलप हुआ, स्टार्टिंग हुआ, और इसीलिए मैक्स प्लैंक को फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी बोला जाता है. और इस थ्योरी के लिए मैक्स प्लैंक को बाद में नोबेल प्राइज़ दिया गया. मैक्स प्लैंक का इस थ्योरी का हेल्प लेते हुए एक और फेनोमेनन जिसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं दे पा रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उस इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया. तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर एक रेडिएशन इंसिडेंट होता है जिसका फ्रीक्वेंसी, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे अगर ज़्यादा या फिर उसका अगर इक्वल हो, तब क्या होता है, वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है. तो यहाँ पे आप देखिए E = hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी. हेयर E = एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. hν इज दी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यू कैन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो एनर्जी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा. और अगर उससे भी ज़्यादा अगर एनर्जी आ गया तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा और बाकी का जो एनर्जी रह जाएगा वो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को मोशन देगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी देगा. तो इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक्स थ्योरी की मदद से प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब क्वांटम थ्योरी की मदद से, और बाद में इसी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन की वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आता है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो फ्रांस का लुई डी ब्रोग्ली ने क्या किया, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है.
एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव लाइक नेचर। पार्टिकल के जैसा ही इलेक्ट्रॉन के पास मास है, चार्ज है, और वेव के जैसा इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऐसा पैटर्न दिखा सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल बिहेवियर दिखाता है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव लाइक नेचर भी है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के पास भी और इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास भी ऐसे वेव लाइक नेचर है। और ये जो वेव जो क्रिएट होता है, इस वेव का जो एसोसिएटेड वेवलेंथ जो है उसका वैल्यू लुई डी ब्रॉयनी ने दिया। तो अकॉर्डिंग टू हिम लैम्डा इक्वल टू h/p, where p is the momentum of that particle, p is equal to mv, where m will be the mass of that particle and v equal to velocity of that particle। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर मतलब वेव लाइक नेचर और पार्टिकल लाइक नेचर एस्टैब्लिश हुआ। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एस्टैब्लिश होने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। वो जर्मनी का एक बहुत ही यंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था। सो अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर करना चाहते हैं तो हमको एरर मिलेगा। तो व्हाट इज़ दी फिलोसफी बिहाइंड दिस? तो मान लीजिए एक एटम का इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन, सपोज न्यूक्लियस से जो पोजीशन है वो आप मेजर करना चाहते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी एक इंस्ट्रूमेंट होना पड़ेगा, जिससे आप बहुत ही एक हाई इंटेंसिटी बीम उस पर फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मेजर करना चाहते हो, उस पर आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक बीम उस पर इंसिडेंट किया, मतलब एक लाइट बीम उस पर इंसिडेंट किया। अब इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा है, जब वो लाइट बीम उस पर इंसिडेंट होगा तब क्या होगा, जो उसका ऑलरेडी वेलोसिटी प्रेजेंट था, उस लाइट बीम का गिरने के बाद उसका वेलोसिटी थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी और मोमेंटम मतलब मोमेंटम जो है एम भी वो वेलोसिटी से एसोसिएटेड है। तो जब मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो पहले जो था अब तो वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपने पोजीशन उसका मेजर करने गया था, लेकिन उस पोजीशन को मेजर करते समय बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट रेडिएशन उसका जो मोमेंटम था जो पहले था वो थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए हमको अभी एरर मिलेगा। सिमिलरली अगर हमने वो जो इंसिडेंट रेडिएशन जो है, जो मतलब बीम है, अगर उसका इंटेंसिटी बहुत कम कर दिया, तब क्या होगा, हम उसका मोमेंटम ज़रूर प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस बार उसका पोजीशन हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है del x इंटू del p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, where del x is the uncertainty in position and del p is the uncertainty in momentum, where h is the Planck's constant। तो इस तरह से प्लैंक्स थ्योरी डेवलप हुआ, रेडिएशन थ्योरी। उसके बाद इस थ्योरी के मदद से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किया आइंस्टाइन ने। उसके बाद लुई डी ब्रॉय ने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एस्टैब्लिश किया, और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वर्नर हाइजेनबर्ग ने एस्टैब्लिश किया। इन सब के बाद जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, ऑस्ट्रिया का आर्विन श्रोडिंगर ने एक ऐसा इक्वेशन बनाया जिसके ज़रिए आप इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जो उसका ट्रेजेक्टरी है, उसका जो पोजीशन एक पार्टिकुलर टाइम में, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। मैथमेटिकली h कैप साई इक्वल टू ई साई, वेयर साई इज द वेव फंक्शन। एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकुलर वेव फंक्शन होता है जो हमको उसका कोऑर्डिनेट्स बताएगा। h कैप है हैमिल्टनियन ऑपरेटर। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो ऑपरेटर अगर आप ये वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग वो वेव फंक्शन का एनर्जी मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग वेव फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करके उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से श्रोडिंजर ने एक रिवोल्यूशनरी एक इक्वेशन दिया, जिसके मदद से हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट वेव फंक्शन का एनर्जी निकाल सकते हैं, उसका ट्रेजेक्टरी, उसका पोजीशन हम प्रिसाइसली बता सकते हैं। सो इसी तरह से क्वांटम थ्योरी सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने इनिशिएट किया, उसके बाद उसका डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के बीच में और भी बहुत सारा इंसिडेंट या फिर फेनोमेनन हुआ जो क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प किया। लेकिन ये पार्टिकुलर फेनोमेनन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स को एक नया डायरेक्शन देने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास से हम लोग
श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, इसका एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या क्या एनर्जी का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका जो एसोसिएटेड टूल्स जो है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स हो, आइगन वैल्यूज़ या फिर आइगन फंक्शंस, जो उसका एसोसिएटेड टूल्स है उसके बारे में हम लोग एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे और उसका न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री and get the regular updates of various interesting chemistry topics in a very lucid manner. So thank you for today.